नमस्कार दोस्तों। अभी एसएससी जीडी का पेपर नहीं आ रहा है, शायद आपके फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं। तो मैं प्रीवियस पेपर 2023 के पेपर आपके लिए लाया हूं कराने के लिए। आप अच्छे से करें इन्हें और आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है इनका। जो बच्चे पिछली बार पेपर दिया था और अब भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है ये सीरीज़। आपको क्वेश्चन करने का तरीका थोड़ा सा चेंज लगेगा, लेकिन वो आपकी स्पीड बढ़ाएंगे और अच्छे से समझ में आएगा आपको। ठीक है, शुरू करते हैं हम अपनी पहला टेस्ट पेपर है हमारा 10 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट का। ठीक है, पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। कह रहा है इस शॉपकीपर अलाउ डिस्काउंट ऑफ 40% ऑन हिज आर्टिकल एंड स्टिल मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 20%। हाउ मच कॉस्ट प्राइस डज शॉपकीपर पे फॉर एन आर्टिकल हुज मार्क प्राइस इज 2400। कह रहा है एक दुकानदार वस्तु को 40% डिस्काउंट देता है और फिर भी 20% का लाभ कमाता है। एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 2400 रुपये है, दुकानदार के लिए कितना लागत मूल्य चुकाता है। तो लागत मूल्य बताना है हमें दुकानदार के लिए कितना होगा जी। देखें, देखो सीपी कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट या लॉस, एसपी डिस्काउंट और मार्क प्राइस एमपी मार्कअप। ठीक, आपको ये चार्ट ध्यान हो, इस पूरी चार्ट पर ही पूरा प्रॉफिट लॉस खत्म है। जिसको ये चार्ट पता है वो प्रॉफिट लॉस में कभी दिक्कत नहीं खाएगा, कभी उसे मात नहीं खाएगा। आप देखें, जब भी हम डिस्काउंट देंगे तो एसपी आएगा और जब भी हम प्रॉफिट लेंगे या लॉस लेंगे तो एसपी आएगा। तो इन दोनों का जो मीटिंग पॉइंट है वो एसपी ही होगा। आपको सिंपल सी चीज़ बोली है कि 40% डिस्काउंट देता है, तो आप देखें सीपी और एमपी का जो अनुपात आता है वो आता है आपका डायरेक्ट 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन एमपी आता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। और ये कैसे आया है ये मैं आपको समझा दूंगा। मेरी प्रॉफिट लॉस की सीरीज चल रही है, आप उसे जरूर देखें जिनका प्रॉफिट लॉस वीक है, वरना जिनका पता है वो डायरेक्ट इस क्वेश्चन को ऐसे देख सकते हैं। आप देखें कि उसने बोला है कि 40% की डिस्काउंट देता है, तो 100 में से 40% माइनस करेंगे 60, और प्रॉफिट ले रहा है 20% का, तो 100 में 20% जोड़ेंगे तो 120। तो इनमें जो अनुपात आएगा 1 और 2 का आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर एमपी 2 रुपये है तो सीपी आधा होगा इसका। उसने बोला है जो इसका अंकित मूल्य है वो 2400 है, इस 2 को बोल रहा है वो 2400, तो आपसे 1 के बराबर पूछा है तो वो होगा 1200 रुपये। ये रहा आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये कह रहा है ए मैन कवर ए सर्टेन डिस्टेंस बाय स्कूटर एट 64 किलोमीटर पर आवर। ही रिटर्न्स टू द स्टैंडिंग प्लेस राइडिंग ए बाइसिकल एट 16 किलोमीटर पर आवर। तो रिटर्न हुआ है 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। फाइंड द एवरेज स्पीड द होल जर्नी। तो आप देखिए, एक आदमी स्कूटर द्वारा 64 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी तय करता है और 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाकर प्रारंभिक स्थान पर लौटता है। पूरी यात्रा के दौरान जो है उसकी औसत चाल बतानी है। तो एवरेज स्पीड जो होती है वो 2xy अपॉन x प्लस वाई होती है। एक्स वाई जो है हमारे पास ये स्पीड है। तो आप देखें 2 गुणा 64 गुणा 16 अपॉन में इन दोनों का सम कर देंगे आप 80। आप देखें 16 पंजे 80, या फिर 16 पंजे 80 ना करके मल्टीप्लाई तो आपको करनी ही करनी पड़ेगी। तो आप इसे करें 8 दूनी 16, 8 से कटें। आपको इनकी गुणा करनी है और जीरो लगानी है। तो आप देखें 64 दूनी 128 दूनी 256, 256 है तो डेसिमल आ जाएगा 25.6। ये हमारा आंसर आ जाएगा 25.6। सिंपल। तो फॉर्मूला बेस्ड सवाल था कि पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर, सीधे आंसर। कह रहा है 5 men कैन कंप्लीट ए वर्क इन 8 days and 8 children takes 10 days to complete the same work. How many days will 2 women and 4 children take to complete the work? 5 महिलाएं एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकती हैं। 5 महिलाएं एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकती हैं, जबकि 8 बच्चे उसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। जबकि 8 बच्चे उसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, 8 चिल्ड्रन। उसने हमसे कहा है 2 महिलाएं और 4 बच्चों को काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। आप देखें कितना ही आसान सवाल है ये। 2 महिलाएं और 4 बच्चे, और का मतलब प्लस 4 बच्चों को ये काम करने में कितना समय लगेगा। आपको देखो पहली कंडीशन ये दी, दूसरी ये दी, आपको सीधे इक्वल रख देना है। आप देखें 8 से 8 काटेंगे, 5 से काटेंगे 2, तो एक वोमेन के बराबर आ गया है 2 चिल्ड्रन। तो एक वोमेन के बराबर 2 चिल्ड्रन है, अगर 2 वोमेन होती तो कितना होता 4 चिल्ड्रन। तो आप देखो जहाँ 2 वोमेन है वहाँ 4 चिल्ड्रन रख दीजिए, तो 4 और 4 8। तो आपसे पूछा गया है कि 8 चिल्ड्रन कितने दिन में करेंगे। अब आप देखिए खुद ये वाली कंडीशन कि 8 बच्चे जो हैं 10 दिन में कर रहे हैं,
तो आपके पास आंसर कितना आ गया 10, यही हमारा आंसर है। इतना आसान सवाल था। आप देखें ये कह रहा है द डायमीटर ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 44 सेंटीमीटर, द हाइट इज 2 सेंटीमीटर, द सम ऑफ इट्स कर्व सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया। देखो आपको एक सिलेंडर दिया है जिसकी जो रेडियस है वो 7 दिया है, क्योंकि डायमीटर 14 दिया है, और जो उसकी हाइट है वो हमें 2 सेंटीमीटर दिया है। ठीक, तो उसने हमसे कहा है सम बताना है हमें किसका, टोटल सरफेस एरिया का और प्लस कर्व सरफेस एरिया था। तो हमें कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाना और वैल्यू रखनी है। तो आप देखिए टोटल सरफेस एरिया होता है हमारा 2 पाई आर एच प्लस आर। ये फॉर्मूला आपको याद हो। मैंसुरेशन 2D और 3D ये केवल फॉर्मूला बेस्ड नहीं है कि आप पुट द फॉर्मूला और गेट द आंसर। फॉर्मूला पुट करें और आंसर ले लें, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है इसमें, बस आपको फॉर्मूले आने हों। 2 पाई आर एच प्लस आर प्लस सी एस ए क्या होता है हमारे पास 2 पाई आर एच। ठीक, तो आप देखेंगे 2 पाई आर कॉमन है, तो 2 पाई आर आप कॉमन ले लीजिए, ये जो बचेगा एच प्लस आर प्लस एच बचेगा। अब आप यहाँ पे वैल्यू रखिए, तो आप देखिए आर की वैल्यू है 7, आर बराबर दे रखा है 7 और एच बराबर दे रखा है 2। अगर आपने वाकई में किसी टीचर से पढ़ा हुआ है, देखो प्रीवियस पेपर अगर आप देखेंगे तो हो सकता है आपने किसी टीचर से पढ़ा हुआ हो, तो उसने आपको याद कराया हो, नहीं याद कराया हो तो आपको याद करना है कि अगर हमारे पास रेडियस 7 है तो परिधि जो 2 पाई आर होगा वो 44 होगा, और जो पाई आर स्क्वायर होगा वो 154 होगा। इसी की सीरीज में हमारे पास सारे सवाल चलेंगे। अब आप देखें 2 पाई आर, तो 2 पाई आर हमारे पास रेडियस परिधि होती है, होगी 44, और एच हमारे पास एच 2H, तो 2H कितना होगा 2 दूनी 4, और आर कितना दे रखा है हमें 7, तो 7×4 = 11 हो गया। तो आपको 44 × 11 ही करना है इस सवाल में, इतना सा। तो 11 की मल्टीप्लाई कितनी आसान होती है, दोनों नंबर ऐसे लिखो, ये दोनों नंबर ऐसे लिख दो, बीच में इन दोनों का सम लिख दो 8, तो 484 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, जिनको याद नहीं है कि 7 पे 44 होता है तो वो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, जैसे 2 × 22/7 गुणा आर हो गया 7, ब्रैकेट में हमारे पास 2 + 7 + 2, तो वो ऐसे लिखेंगे 7 से 60 करेंगे 22 दूनी 44। ठीक है, ये 44 आ गया। आपको मैं बताऊं इस क्वेश्चन में हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर हमें ये चीज़ें याद होती हम डायरेक्ट 44 × 11 ही लिखते। 44 × 11 484। हालांकि 484 जो है 22 का स्क्वायर है। अगर सवाल करते करते आपको ये भी याद आ रहा है कि ये 22 का स्क्वायर बन गया है, तो आप समझ जाइएगा कि आपने कैलकुलेशन को बहुत अच्छे से करा है। वरना अगर आपको मेरे कहने के बाद आपको पता चला है कि 484 22 का स्क्वायर है, तो आपको मेहनत की जरूरत है वाकई में। कह रहा है व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शन टू √6 √8 एंड √21। चौथा अनुपात बताना है। देखो चतुर्थ अनुपात बताना है हमें इसका, तो √6 √8 जो बराबर है वो √21 और x के बराबर है, ये क्या होगा। तो देखो आप मेरी माने तो आप इस क्वेश्चन को लिखें इसी तरीके से ही, लेकिन थोड़ा सा चेंज कर दें। आप देखें अंडर रूट दोनों पे चढ़ा सकते हैं आप, तो आप देखें आप ऐसा लिखें √6/√8 बराबर होगा √21/x। ठीक है, तो आपको क्या होगा डायरेक्ट वैल्यू पता चल जाएगी इससे। तो आप देखेंगे इनमें जो रेशो है वो 3 और 4 का है, तो आप इसे 3 से काटेंगे तो 7 से कट रहा है, तो ये 7 दिया है तो 7 या 21 है, तो 7 चौका 28 होगा, तो 4 हो गया हमारे पास 28। तो x की वैल्यू जो आई है वो √28 बन गई है। √28 को आप लिखेंगे 2√7, यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से देखेंगे तो ज़्यादा आसान लगेगा, वरना आपको यहाँ कटिंग करनी पड़ जाएगी। आप अगर इस तरीके से भी लिखते हैं तो 2 से काटेंगे, पहले √2 से √3, √2 से √4, तो ये 4 का मतलब हो गया 2। ठीक है, अब हम √3 से काटेंगे √7, तो 7 से 2 की गुणा करोगे तो x बराबर हो जाएगा 2√7। ठीक है, ये थोड़ा सा पेचीदा लग सकता है आपको, लेकिन आप दोनों पे अंडर रूट एक साथ चढ़ा देते तो डायरेक्ट कटिंग कर सकते हैं। जैसे 3 दूनी 6, 2 से काट लीजिए, 3 से काट लीजिए डायरेक्ट। आगे देखें, ये कह रहा है ए कैन पेंट ए पेंटिंग इन 12 days, बी कैन पेंट द सेम इन 8 days, सी कैन पेंट द सेम इन 10 days, फाइंड द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ डेज इन विच द पेंटिंग कैन बी पेंटेड बाय ए इफ he is accompanied by both C and B together, B and C together on alternate days and A start painting on the first day alone। देखो कह रहा है कि A एक पेंटिंग को 12 मिनट में बना सकता है, B उसे 8 दिन में पेंट कर सकता है, A 12 दिन में बना सकता है,
बी उसे 8 दिन में पेंट कर सकता है और सी उसे 10 मिनट में पेंट कर सकता है। उन दोनों की अनुमानित संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें ए द्वारा बनाई गई पेंटिंग बनाई जा सके यदि उसके साथ बी और सी एक साथ वैकल्पिक दिन में आते हैं, यानी कि पहले ए आए फिर ए की हेल्प करने बी और सी दोनों एक साथ आ जाएं, तो यही अल्टरनेट डेज में हमारा काम चले, यानी कि पहले ए काम करे फिर ए बी सी दोनों करें, ए बी सी तीनों मिलकर करें। तो आप देखो एलसीएम लेंगे इनका 120, 12 से भाग करेंगे 10, 8 से भाग करेंगे 15 और 10 से भाग करेंगे 12। तो पहले ए काम करेगा तो 10 काम हो जाएगा, फिर उसके बाद ये तीनों मिलकर काम करेंगे तो हमारे पास कितना होगा 37 काम। तो हमें इस एफिशिएंसी से काम कराना है। तो आप देखें 2 दिन में जो हमारा काम होगा वो होगा कितना 47 हमें कराना है 120। तो आप देखो 47 का पहाड़ा पढ़ना है आपको, 47 का टेबल पढ़ना है इसके पास तक 120 के पास तक। तो आप देखें 47 दूनी 94 होगा और 47 दिया ज़्यादा हो जाएगा 141। तो हम इसको दुगना कर लेते हैं, 2 की गुणा इधर 2 की गुणा इधर। तो ये हमारे पास बन गया है 4 दिन में काम कितना 94। अब आप देखें 94 काम हो गया है कितना 120 काम। तो आप देखें अगले दिन बारी किसकी आएगी 5वें दिन, जो 5वें दिन जो बारी आएगी 5th डे जो बारी आएगी वो ए की आएगी। तो ए कितना काम करेगा 10, तो हम इसमें 10 जोड़ देंगे, कितना हो गया हमारे पास 104 काम। अभी हमारे पास काम कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमारे पास काम बच रहा है थोड़ा और। क्यों? क्योंकि 120 काम है 16 काम बच रहा है। तो आप देखें 120 में से माइनस करेंगे तो 16 काम बच रहा है। लेकिन अब जो बारी आएगी 5 दिन हो चुके हैं, उसके बाद जो बारी आएगी वो एबीसी की आएगी। तो एबीसी 37 काम करेंगे तो 37 से आपको इसे भाग करना पड़ेगा। तो 37 से आप इसकी कटिंग करेंगे डेसिमल लगाकर, तो 37 जो होगा 148। तो 5 दिन यहाँ लग गए थे और 0.4 दिन यहाँ लगे हैं, तो कितने दिन लगे हैं 5.4 दिन। यही हमारा आंसर है इसमें। आगे देखिए 7वां क्वेश्चन को, ये कह रहा है द पॉपुलेशन ऑफ बियर्स इन ए सिटी हैज बीन ग्रोइंग एट 3% एवरी ईयर इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ बियर इन द सिटी 21-21-8 व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ द बियर 2 ईयर्स एगो। तो देखो 2 साल की बात की है उसने। शहर में भालुओं की आबादी हर साल 3% से बढ़ रही है। यदि शहर में भालुओं की वर्तमान संख्या 21-21-8 है तो 2 वर्ष पहले भालुओं की संख्या कितनी थी। तो आप देखो 3% आपको भालुओं की संख्या बढ़ानी है 2 बार, क्योंकि 2 साल की बात की है। तो 100 रुपये से 3% आप इसे इंक्रीज करोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 103। परसेंटेज में सक्सेसिव मेथड लगाया था ना, ये वही चक्कर है। बस अगले साल और लगाना है तो 100 रुपये और ये 103 रुपये। आप देखेंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई तो प्रेजेंट है, ये पहले वाली, आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 10,000। अब जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 10609। भाई 3 ज़्यादा है, 3 जोड़ेंगे 106, 3 का इसको आगे लिख देंगे 09, तो 10609। इसको वो हमसे बोल रहा है 21-21-8। तो आप खुद देखें 9 दूनी 18 और 6 दूनी 12 और 2 एकम 2, तो दुगना कह रहा है वो उसका। तो जो पहले वैल्यू थी वो इसका दुगना होगी 20,000। तो यही हमारा आंसर है 20,000। इसे देखते हैं आगे क्वेश्चन। ये कह रहा है द इनकम ऑफ ए पर्सन इज 95,000 एंड इट्स एक्सपेंडिचर इज 75,000। इनकम हमें दे रखी है, एक व्यक्ति की आय दे रखी है 95,000, इनकम दे रखी है आपको 95,000 और उसका जो व्यय है एक्सपेंडिचर है, ठीक है जी, जो उसका एक्सपेंडिचर है वो दे रखा है 75,000। तो देखो इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करोगे तो सेविंग बचेगा, ठीक है। तो सेविंग पूछता तो सेविंग बता देंगे। वो कह रहा है इफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 10%, इनकम को 18%, सॉरी इनकम को 18% से इंक्रीज करने की वो बात कर रहा है। और आगे कह रहा है द एक्सपेंडिचर बाय 12%, एक्सपेंडिचर को 12% से इंक्रीज करने की बात कर रहा है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि इसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो पहले माइनस करके बचत निकालें, फिर उसके बाद देखें कि दोबारा बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है। तो देखो परसेंटेज वाले चैप्टर में सवाल आया था, मैंने आपको कराया हुआ है परसेंटेज, आप उसमें से देख सकते हैं। आप देखें 95,000 रुपये और 75,000 रुपये, मैं इनका अनुपात ले रहा हूँ, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। आप इसकी कटिंग करेंगे 5 से 19, 5 से कटिंग करेंगे इसकी 15। तो आप देखिए आपके पास सिंपल आ गया। इनकम तो मेरे पास है 19, एक्सपेंडिचर हमारे पास है 15, तो जो सेविंग है वो है 4 रुपये। अब जो परसेंटेज कह रहा है वो इसके सामने लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आपसे बोल रहा है कि आय में 18% की वृद्धि हो, तो 19 गुणा 18 होता है 342, ठीक है। अब ये जो इनकम में वृद्धि है वो एक्सपेंडिचर और सेविंग के बराबर होगी टोटल के। अब इसने बोला है एक्सपेंडिचर तो बढ़ा है 12%, तो 12% आप देखेंगे तो 15 बार होता है 180, तो 180 बढ़ चुका है यहाँ पर। तो आप देखो इन दोनों को मिलाकर बढ़ा है 342, तो जब 180 यहाँ बढ़ चुका तो माइनस कर देंगे तो बचा हुआ यहाँ आ जाएगा। तो ये कितना आ गया हमारे पास 162 रुपये। तो आप देखें 4 जो सेविंग थी उस पर 162 है, तो 4 से इसे भाग करेंगे, 4 चौक 16, 0 4 पंजे 20,
तो इसमें कितना बढ़ा है 40.5, यही हमसे पूछ रहा है। आगे देखते हैं 9th क्वेश्चन। ये कह रहा है मोहन इज सेलिंग ए टेबल एट 2832, इफ हिज प्रॉफिट इज 18% देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल। मोहन ने एक टेबल 2832 रुपये में बेची है, यदि उसे लाभ 18% है तो लाभ का मेज का लागत मूल्य बताना है। आप देखो कॉस्ट प्राइस अगर हम माने 100 रुपये है, अगर वो उसे प्रॉफिट ले रहा है 18%, तो सेल कितने में करेगा, उसे एसपी आएगा 118। ठीक, अब उसने 118 को ही बोल रखा है कितना, तो 2832। तो आप देखिए हमारा आया 118 रुपये, 118 को बोल रहा है वो तो 2832 रुपये। तो पहले 1 की वैल्यू निकालेंगे, फिर 100 की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि उसने क्रय मूल्य पूछा है। तो 118 से भाग ही करना है। आप 118 से भाग करेंगे, 118 दूनी होता है 236, 236 माइनस करेंगे इसमें से आप, देखो 236 हुआ। आप जब इसमें से माइनस करेंगे, यहाँ तो होगा 7, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4, तो 47 रुपये बच गया। तो 118 चौका देखेंगे आप कितने होंगे, 472, तो 1 के बराबर आ गया 24, तो 100 के बराबर कितना आया 2400। तो बस आपको 118 से कटिंग करनी थी और 100 की गुणा करनी थी। ये कह रहा है इन हाउ मच टाइम इन ईयर वुड 80,000 अमाउंट रुपीज 117,128 एट 10% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंड ईयरली। ठीक है, कंपाउंडेड ईयरली कह रहा है कितने समय में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 80,000 रुपये की राशि 117 128 हो जाएगी। तो आप देखें प्रिंसिपल दे रखा है, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 + r/100⁻n। ठीक, आप देखिए प्रिंसिपल को देखिए, ये दे रखा प्रिंसिपल दे रखा है 80,000, अमाउंट दे रखा है 117 128 बटे 80,000 दे रखा है। ये बराबर होगा हमारे पास 1 + r/100⁻n। तो 1 r दे रखा है 10%, 10% यहाँ रखोगे तो 11/10 बन जाएगा, तो 11/10 की पावर n। अब आप देखें ये जितनी पावर होगी 11 की, तो आपको पता चल जाएगा। आप खुद देखें, अगर मैं इसकी 8 से कटिंग कर दूं तो ये 10 की पावर 4 बनेगा, तो 4 आपका इसका आंसर आ जाएगा सीधे। कटिंग भी करके देख सकते हैं, 8 से काटे आप 10,000, 8 से काटेंगे तो 16 8 128 हो जाएगा, 16 8 128 से ज़्यादा हो जाएगा, सॉरी ये होगा 14 8 112। फिर हमारे पास होगा 8 से 48, 8 से 32, 8 एकम 8, तो 14 641। तो आप देखेंगे 11 की पावर 4 है और ये 10 की पावर 4 है, तो आपका इनकी वैल्यू 4 आ जाएगी। वैसे आप नीचे से देख के डायरेक्ट अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे पास 10 की पावर कितनी आई है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। ये कह रहा है 5 bells स्टार्ट कमेंसिंग टुगेदर 9 AM, दे रिंग एट द इंटरवल ऑफ 12 सेकेंड, 18 सेकेंड, 24 सेकेंड, 36 सेकेंड एंड 45 सेकेंड्स। एट वॉट टाइम डू द बेल रिंग्स टुगेदर अगेन। सुबह 9 बजे 5 घंटे एक साथ शुरू होती हैं और 12 सेकंड, 18 सेकंड और 24 सेकंड और 36 सेकंड और 45 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। किस समय घंटियां पुनः एक साथ बजेंगी। तो आप देखें 12 सेकंड, 18 सेकंड, 24 सेकंड, 36 सेकंड और 45 सेकंड। हमें इन सब का एलसीएम लेना है, किस समय वो पुनः एक साथ बजेंगी। तो आप देखो इन सब का एलसीएम लेते हैं, 12 18 24 36 45। तो इनमें सबसे पहले देखते हैं 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है। 2 की सबसे बड़ी पावर होगी 8, 3 की सबसे बड़ी पावर क्या है 9। चलो मैं आपको फैक्टर लिख के बता देता हूँ, कभी आपको कन्फ्यूजन हो जाए। वैसे 8 9 और 5 इसका एलसीएम आ जाएगा। ये हमारे पास आया 4 × 3 4 × 12, ये पाया हमारे पास 9 × 2, ये आया हमारे पास 8 × 24, ये आया हमारे पास 9 × 36, ये आया हमारे पास 9 × 5 = 45। तो आप देखें 2 की सबसे बड़ी पावर ये रही 8, 3 की सबसे बड़ी पावर ये रही यहाँ पर 9, यहाँ भी 9 ही है ना, 9 से बड़ा तो कोई है ही नहीं। उसके बाद देखिए क्या बचा, 5 बच गया है, तो 5 भी ले लिया हमने। तो इनका एलसीएम आ गया 8 9 72 5 360। तो देखो 360 सेकंड पे ये एक साथ बजेंगी। 360 सेकंड का मतलब है 60 से अगर मैं इसे भाग कर दूं तो ये हर 6 मिनट में 7 बजेंगी। तो 6 मिनट में 7 बजेंगी। 9 बजे ये बजी थी साथ में, तो आपकी बार 9:06 में 7 बजेंगी। आगे देखते हैं। ये कह रहा है ए स्पेंड 45% ऑफ हिज सैलरी ऑन फूड एंड डोनेट 5% ऑफ हिज सैलरी एंड ओल्ड एज होम्स। तो देखो टोटल सैलरी का 45% उसने खत्म कर दिया, 5% खत्म कर दिया, तो उसने 50% खत्म कर दिया है। तो उसके पास बचा भी तो 50% ही होगा। उसने बोला है इफ़ ही स्पेंड 28,500 ऑन फूड एंड ओल्ड एज होम्स देन व्हाट विल बी द सैलरी ऑफ ए अपने वेतन का 45% भोजन पर। देखो ये तो खर्च किया उसने फूड पर, भोजन पर। उसके बाद उसने कहा है कि 5% वृद्धाश्रम पर, तो 5% उसने खर्च कर दिया ओल्ड एज होम पर।
ठीक है जी। ओल्ड एज होम पर 5% खर्च कर दिया। यदि वह भोजन और वृद्धाश्रम पर 28,500 खर्च कर रहा है, तो इन दोनों का टोटल को कह रहा है 28,500, इन दोनों का टोटल कितना है 50%, यानी कि 50% को बोल रहा है वो हमें 28,500। उसने पूछा है ए की इनकम कितनी है, तो ए जो है वो 100% है, तो उसके बराबर पूछा है कितना है। तो आप देखें इसका दुगना हुआ है, तो यहाँ भी इसका दुगना हो जाएगा 57,000, तो हमारा आंसर आ जाएगा 57,000। आगे चलते हैं। ये कह रहा है ए कोन ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ 15 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड मेड इट ए सिलेंडर टू हाइट a cylinder into a cylinder of height 45 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को पिघलाकर 45 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक बेलन बनाया जाता है। सिलेंडर का व्यास कितना है? आप देखें, हमने एक कोन को पिघलाकर एक सिलेंडर बनाया है, शंकु को पिघलाकर एक बेलन बनाया, तो आयतन बराबर रखना है। शंकु का आयतन होता है हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और बेलन का आयतन होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच। बस ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो 1/3 पाई लिखे या ना लिखे कट जाएगा वो, तो आर है हमारे पास 9 सेंटीमीटर त्रिज्या है, 9 × 9, और हाइट हमें दे रखी है 15 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को पिघलाया गया, तो इस शंकु को पिघलाकर हमने बनाया है क्या? सिलेंडर। पाई आर स्क्वायर, हमें सिलेंडर का व्यास बताना है, आर तो निकालनी है, आर स्क्वायर इंटू एच हमें दे रखा है 45 सेंटीमीटर बस। ठीक है, रख दिया। आर की वैल्यू आएगी 2r, उसने हमसे पूछा है। तो आप देखें 3 से काट दीजिए आप इसे, 3, 9 से काट दीजिए आप इसे, 9 × 5 = 45, 5 से काटिए 3, तो 3 × 3 = 9, आर स्क्वायर बराबर आ गया हमारे पास 9, क्योंकि पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा। आर स्क्वायर बराबर हमारे पास 9 आया है, तो आर बराबर कितना आ गया 3। तो रेडियस 3 है, उसने हमसे पूछा है व्यास, तो कितना होगा 6 दुगना। आगे देखते हैं। ए पर्सन राइड्स ऑन बाइसिकल फॉर डिफरेंट वेज टू रीच द डेस्टिनेशन, डिटरमाइन द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी। एक व्यक्ति गंतव्य पर पहुंचने के लिए चार अलग अलग रास्तों से साइकिल चलाता है, पूरी यात्रा की औसत गति बतानी है। देखो, औसत गति जो होती है वो होती है कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। तो देखो हमारे पास चार्ट दे रखा है इसने, तो ये हमारे पास डिस्टेंस दे रखी है, तो औसत चाल का मतलब कुल दूरी बटे कुल समय होता है, अभी बताया मैंने। तो कुल दूरी 20, 15, 25, 20, 15, 35, 35, 10, 45 और 24, 69, तो हमारे पास कुल दूरी होगी 69। अब हमें इसे चाल बतानी है, तो दूरी बटे समय रखना है। समय कैसे आएगा? इससे डिवाइड करेंगे 4, इससे डिवाइड करेंगे 5, 4, 5, 9, इससे डिवाइड करेंगे 5, 9, 5, 14, 4 से भाग करेंगे 6, 14, 6, 20, तो हमारे पास आ गया 20। तो इसे 20 से भाग करना है बस, 2 से आप इसे काटेंगे तो 34.5 आना चाहिए, लेकिन जीरो भी नीचे है तो डेसिमल यहाँ ना आकर 2 अंक बाद आएगा, तो ये हो जाएगा 3.45। तो ये आगे होगा। आगे देखते हैं। ये कह रहा है दिव्य बोट ए कार फॉर 3.5 लाख एंड सोल्ड इट फॉर ₹4,35,000। वॉट इज हर परसेंटेज प्रॉफिट करेक्ट अप टू 1 डेसिमल प्लेस। तो आप देखें, करेक्ट 1 डेसिमल प्लेस कहा है, लेकिन शुरुआत के तो सारे अलग अलग हैं, तो आप इसे शुरुआत से ही डिवाइड करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। करेक्ट डेसिमल प्लेस तक तो आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखें 3.5 लाख, 350 लिख दो और इसे 435 कर दो, जीरो हटा दीजिए आप इसकी। आप देखें कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, तो इन दोनों को माइनस ही तो करना है। 50 और 35, 85 रुपये का प्रॉफिट है किस पे? 350 पर। ये कितना परसेंट है? आप कटिंग कर लीजिए, 5 से काट लीजिए या फिर 25 से काट लीजिए। 25 से काटेंगे 14 बार, 25 से काटेंगे आप इसे 4 बार। ठीक है, 4 की गुणा करिए आप, ये बन जाएगा हमारे पास 340 बटे 14। आप 14 से डिवाइड कर लीजिए, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 के बाद बचेगा 6। अब 14 × 3 = 42, 14 चौका 56 हो जाएगा, तो 24 पॉइंट आ जाएगा। 24 पॉइंट ये रहा आपका आंसर। एक्यूरेट निकालने की कोई जरूरत नहीं है, आपको 24 पॉइंट आंसर आ चुका। आगे देखते हैं। ये कह रहा है इफ 5x - 2y रेसो x - 2y बराबर 9/17। तो आप देखो 5x - 2y बटे 9 वो बटे दे रखा है x - 2y बराबर 9/17। उसने आपसे पूछा है 9x बटे 13y की वैल्यू कितनी होगी। तो x और y की वैल्यू यहाँ रखनी है, तो इससे सोल्व करेंगे, x y का अनुपात आ जाएगा, वो वहाँ रख देंगे सीधे सीधे। तो आप देखें 17 × 5 = 85, यहाँ होगा 9x, तो 85 - 9x ये हो गया 76, तो ये हो गया 76x बराबर। आप देखें 17 दूनी 34 और 9 दूनी 18, 34 और 18, 34 और 18 का अंतर होगा 16 y। तो x अपॉन y का जो रेशो आया आपके पास वो 4/19 आ जाएगा। कैसे? 4 से काटे 4 बार, 4 से काटे से 19 बार, तो x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 19 है, तो 4 रखें आप वहाँ पर, तो 9 × 4 बटे y की वैल्यू कितनी है? ये 19, तो 13 × 19, 13 × 19 या 19 × 13, तो 9 चौक 36 बनाइए, और 13 × 19 बनेगा 247,
तो 36/247 ये रहा हमारा आंसर। 16 देखते हैं क्वेश्चन। ये कह रहा है एक कार कवर्ड 240 किलोमीटर इन 5 आवर्स इफ इट ट्रेवल्स विद हाफ ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड देन हाउ मच टाइम मोर विल बी टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो कितना समय लगेगा उसे कवर करने में। ये कह रहा है एक कार 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है यदि वह अपनी सामान्य चाल की आधी गति से चलती है तो सामान्य दूरी को तय करने में कितना अधिक समय लगेगा। आप देखें जो चाल होती है वो रेसिप्रोकल होती है टाइम के। अगर डिस्टेंस हमारी सेम है तो पहले भी हम 240 जा रहे थे, अब भी 240 जा रहे हैं। अगर डिस्टेंस हमारी इक्वल है तो स्पीड का जो रेशो होगा S1 S2 वो अपोजिट होगा टाइम के T2 T1। तो उसने कहा है कि अगर हम सामान्य गति से आधी गति से चलते हैं, हमने चाल को करा है आधा, चाल को बोला है आधा, तो जो समय होगा वो समय जो होगा वो हो जाएगा दुगना। अगर हम चाल को आधा करते हैं तो समय दुगना हो जाएगा, अगर हम चाल को 3 गुना करते हैं तो समय तिहाई हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। इसने चाल को 1/2 किया है तो टाइम हो गया डबल। तो आप देखें पहले 5 घंटे लग रहे थे, पहले लग रहे थे 5 घंटे, अब टाइम डबल हो गया तो 10 घंटे। तो कितने घंटे ज़्यादा लगेंगे उसने यही पूछा है, तो तय करने में कितना अधिक समय लगेगा तो 5 घंटे ज़्यादा लगेंगे, 5 आंसर आ जाएगा। आप देखें 18 एक्स बॉट 40 पेंसिल्स फॉर ए टोटल of rupees 180 and bought 2 dozen of pens for rupees 180. Find the difference between the price of one pen and one pencil. X ने कुल 180 रुपये की 40 पेंसिल खरीदी और 180 रुपये में 2 दर्जन पेंसिल भी खरीदी हैं। तो एक पेन और पेंसिल के बीच का अंतर बताना है। आप देखो 180 रुपये में 40 है तो भाग करेंगे तो 4.5 रुपये आ जाएगा आपका। ठीक, उसने कहा है 180 रुपये में 2 दर्जन है तो 180 रुपये में 2 दर्जन उसने खरीदी हैं, तो 2 दर्जन का मतलब 12 की गुणा करनी पड़ेगी। 12 से आप इसे काटेंगे 15, 2 से आप डिवाइड करेंगे तो 7.5 आ जाएगा। तो आप देखें इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 रुपये। इतना सा पूछा है इसने। आगे देखते हैं। देखो ये कह रहा है 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 40 और 50 के बीच अभाज्य संख्या होती हैं 3। कौन कौन सी? 41, 43 और 47। उसके अलावा तो कोई और नहीं होंगी। देखो आप क्या चेक करें, 40 और 41 के बीच में 40 और 50 के बीच में जाएं तो आप 6 का टेबल देखें। 6 का टेबल होता है 42, 6 का टेबल होता है 48। बस इसके आसपास वाले नंबर चेक करें कि अभाज्य हैं या नहीं है। आप लगातार चेक ना करें कि 41, 43, 45, 44। आपको देखें 6 का पहाड़ा कहाँ है, तो 42 से कम होता है 41 और 42 से बड़ा होता है 43। तो ये दोनों तो प्राइम नंबर हैं। फिर आप देखेंगे 48 से कम होता है 47, 48 के बड़ा होता है 49, 49 प्राइम नहीं होता है। तो कितने 3 आ गए? 41, 43 और 47। हमेशा जो प्राइम नंबर होते हैं वो 6 के टेबल के आसपास ही होते हैं, तो आप 6 के टेबल के आसपास ही चेक करें। तो इसका आंसर आएगा हमारा 3। आगे देखें, ये कह रहा है एक डीलर ने एक वस्तु को 72,000 रुपये में अंकित मूल्य के 20% की छूट दी है। 72,000 रुपये का अंकित मूल्य दे रखा है और 20% छूट दी है। यदि वो 10% की हानि उठाई है, उसे अंकित मूल्य पर कितनी छूट देनी चाहिए कि उसे वस्तु पर 440 रुपये का लाभ हो जाए। ए डीलर अलाउ ए डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन मार्क प्राइस ऑफ रुपीज 72,000 ऑन एन आर्टिकल he incurred a loss of 10%. What discount should he allow on market price so that he gains 440 on the article? आप देखो कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट और लॉस, एसपी और डिस्काउंट, फिर एमपी आ जाएगा। सीपी प्रॉफिट या लॉस बनेगा एसपी, फिर होगा डिस्काउंट, यहाँ होगा एमपी। ठीक, उसने कहा है 72,000 रुपये अंकित मूल्य पर 20% डिस्काउंट दिया है। तो अगर हमारे पास 72,000 रुपये अंकित मूल्य है, उस पर 20% डिस्काउंट देंगे, ठीक है, तो 10% हानि हो जाती है। तो 10% हानि होती है। यदि उसे अंकित मूल्य पर कितनी छूट देनी चाहिए कि उसे 440 रुपये का लाभ हो जाए। तो आप सिंपल पहले देखें, डिजिट को थोड़ा छोटा कर लें। 72,000 है और ये 440 है, आप थोड़ा छोटा कर लें जिससे क्वेश्चन की डिजिट छोटी हो जाए। आप इसे 4 से काटें 11, 4 से काटें 1800। ठीक है, आएगा समझ बच्चों। आप देखो 1800 रुपये हमने मान लिया एमपी। 1800 रुपये पे आप कह रहा है वो 10% 20% डिस्काउंट देकर 20% डिस्काउंट देकर 10% का लॉस हो रहा है। तो आप देखिए 20% डिस्काउंट देंगे 80, 10% का लॉस होगा 90। अभी मैंने इसमें पहला क्वेश्चन आपको कराया था वो ये उसी बेस्ड है। 90 को कह रहा है वो हमारे पास 1800।
तो 18 को कितना गएगा, देखो 9 दूनी 1800, 18 को गएगा 8, 80 को गएगा 1600, दुगना ही। तो आपके पास पता चल गया कि 1600 रुपये की वस्तु है, 1800 रुपये उसका मार्क प्राइस है। उसने बोला है तो उसे कितनी छूट देनी चाहिए कि उसे 440 का लाभ हो जाए। अब देखो लाभ हमने 440 को क्या कर लिया है, ये हमारा सीपी बन गया, हमारा मार्क प्राइस बन गया था एमपी, और हमने इसकी कटिंग करके बना लिया है इसे प्रॉफिट। ठीक है, उसने बोला है ताकि उसे 440 का लाभ हो जाए। अब देखो 1600 रुपये की वस्तु है, आपने उसका प्राइस लिखा हुआ है 1800, आपको प्रॉफिट हो रहा है 11 रुपये का, तो आप उसे 1611 में सेल कर रहे हैं, तो कितना डिस्काउंट दे रहे हैं वो पूछा है। तो आपको इन दोनों का माइनस करना है, 1800 पे निकालना है। तो आप देखो इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आएगा 189 रुपये की डिस्काउंट है किस पे, 1800 पे। वो कितना परसेंट है ये आपसे पूछिए, बस आपको कटिंग करनी है और डिवाइड कर देना है। 180 धाम होते हैं, 18 धाम 180 होते हैं, 9 बच रहा है तो ये 0.5 हो जाएगा, तो 10.5 की डिस्काउंट दी गई है। यही हमारा आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हम फिर से दूसरे सेशन पे आएंगे, नया टेस्ट लेके आएंगे। ठीक है, ये एक दिन में 4 पेपर हुए थे, ये पहली शिफ्ट का पेपर है 10 तारीख का। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।